Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हो गए हैं उसके बारे में। ठीक है गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का आपका जो 27 नवंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके बारे में। ठीक है गाइस, क्योंकि ये एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम डे रहा है 27 ऑफ नवंबर आपका, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के तो एग्जाम चल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ अब आपके आरआरबी ग्रुप डी के भी एग्जाम शुरू हो गए हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम डे की हम बात करने वाले हैं विच इज 27 ऑफ नवंबर 2025। ठीक है, इसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के ही हम आपको एग्जाम डिटेल जो भी होगी पूरी एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे। और ये गाइस पूरी तरह से बेस्ड होगा रियल स्टूडेंट्स फीडबैक पे, जो कि हमको एग्जाम सेंटर से प्रोवाइड हुआ है, बच्चों ने प्रोवाइड कराया है। जैसे ही बच्चे एग्जाम देके एग्जाम सेंटर से बाहर निकले और जो जो भी कुछ उनके पास था शेयर करने के लिए, वो सब कुछ उन्होंने शेयर करा और वो सब कुछ अब हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के बारे में, कि बेसिकली आरआरबी ग्रुप डी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है। तो गाइस आरआरबी ग्रुप डी जो है ये एक इंडियन रेलवेज का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। लेट मी जस्ट टेल यू, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है जिसमें ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, लाखों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस एग्जाम को देने के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उसको देने के लिए अपीयर होते हैं और यस फिर अपना वो नंबर बना पाते हैं आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी वैकेंसीज होती हैं उसमें। और काफी टफ कंपटीशन होता है क्योंकि कुल थोड़ी सी ही वैकेंसी के लिए लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एग्जाम देने के लिए। ये जो एग्जाम है ये मेनली उन लोगों के लिए यानी कि उन बच्चों के लिए होता है जो कि रेलवेज में ट्रैक मेंटेनर, ठीक है, अलग अलग पोजीशंस हैं ये जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ जिसके लिए आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी निकाला जाता है। तो रेलवेज में गाइस चाहे वो ट्रैक मेंटेनर हो, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो, हेल्पर हो, ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके लिए आरआरबी वैकेंसी निकालता है। और ऐसे बच्चे जो कि इन वैकेंट पोजीशंस पे अपना जॉब पाना चाहते हैं वो इन एग्जाम्स को देते हैं और फिर क्लियर करते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम में आपको क्या देखना होता है, इस एग्जाम में गाइस बेहद इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, वैसे तो देखो हर गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि किस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज करके चलते हो, वरना आपका पेपर छूट जाता है। सेम इज विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में भी आपको देखना होता है आपका टाइम मैनेजमेंट नंबर वन। सेकेंड आपको देखना होता है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का क्या सीन चल रहा है वाइल गिविंग द एग्जामिनेशन। तीसरा आपको देखना होता है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है जो कि आपको एग्जाम पास करने में हेल्प करेगी। और चौथा आपका होता है जनरल अवेयरनेस ग्रिप, क्योंकि जितनी भी चीजें आती हैं जनरल अवेयरनेस से आती है, तो उस पे आपका कमांड कितना अच्छा है, आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छे से उन चीजों को जानते हो, ये वो एग्जामिनेशन होता है जो कि उनको टेस्ट करता है। ठीक है, अब ये जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम हुआ है, इसके पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो गाइस पैटर्न जो है वो इस साल भी पूरी तरह से ही प्रिडिक्टेबल था। बच्चों ने बताया जितनी भी चीजें वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब उनको एग्जाम में देखने को मिली हैं। हल्की फुल्की कुछ ऐसी चीजें थी जो कि एज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट निकल के आई हैं, बट बाकी सब कुछ वैसा ही था। ठीक है, लेकिन गाइज आई मस्ट टेल यू दिस, जो कंपटीशन लेवल है वो वाकई में बहुत तगड़ा है, बिकॉज लाखों स्टूडेंट्स इसको एग्जाम को देने के लिए आए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज की शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में, कि आपके लिए ये एग्जाम एनालिसिस वीडियो इतना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों है। चाहे गाइज आपका एग्जाम दे दिया हो आपने, या फिर एग्जाम आने वाला हो या बाद में हो, या फिर आप अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू ही क्यों ना करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि इसमें हम एक एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम सारे, चाहे वो पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी हो, चाहे सेक्शन वाइज एनालिसिस हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो जो कि पूछे गए हैं,
और जो स्टूडेंट्स ने हमें वर्ड टू वर्ड रिएक्शन दिया है ना फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। एंड में समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स, जो कि अब आप ये एग्जाम देने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए दैट वेयर डू यू स्टैंड वाइल गिविंग योर एग्जाम आफ्टर गिविंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो में आपको कंप्लीट एग्जाम रिव्यू मिलेगा, तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, तो वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा। और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करो और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो, और आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स ऑल सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल बिना किसी देरी के। इस क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले, मतलब वो सारे क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे गए थे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का। सो गाइज, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ आज के इस एग्जाम की, तो गाइज वो रहा है मॉडरेट, जिसमें मैथमेटिक्स आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना रहा। रीजनिंग बच्चों ने बताया कि स्कोरिंग था, इजी था, उनको एज सच इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। जीके में जो करंट अफेयर्स थे उनका वेटेज अच्छा खासा था। तो स्टूडेंट्स ने हमें ये बताया कि जो पेपर था वो ओवरऑल मैनेजेबल था, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अब हम सेक्शन वाइज एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 1 विच इज मैथमेटिक्स। तो गाइस, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, तो आज का ये जो पेपर था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें जो डिफिकल्टी लेवल रही है वो मॉडरेट रही है। लिटिल लेंदियर पेपर था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होने के साथ साथ थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर हम बात करें, तो बच्चों ने बताया कि मैथमेटिक्स टफ नहीं था, बस ऐसा था कि थोड़ा सा टाइम ले रहा था। डीआई के और जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए थे, उनमें कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस था। गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो गाइस अगर आपके अटेम्प्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं 15, 16, 17, 18 इतने भी हैं आउट ऑफ 25, देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सेफ फॉर द अपकमिंग लेवल, एंड सेफ जोन में आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें सेक्शन 2 विच इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो गाइज, इसका जो लेवल रहा, डिफिकल्टी लेवल, वो रहा इजी टू मॉडरेट। बच्चों ने बताया आउट ऑफ ऑल द सेक्शंस ये मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन रहा उनके लिए, एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर हम बात करें, जो उन्होंने बताया हमें रीजनिंग से रिलेटेड, तो उन्होंने यही बोला कि रीजनिंग जो थी वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग थी, और सीरीज के एक दो क्वेश्चंस थे जो कि ट्रिकी थे, बाकी सारा ही पेपर काफी स्मूथ था, सो दे वर रियली हैप्पी अबाउट इट। गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने हमें ये बताया दैट रीजनिंग वाज इजी, तो आप एनालाइज कर सकते हो और गुड अटेम्प्ट्स कम से कम 20-22 लेके चलो। सो 20, 21, 22 आउट ऑफ 25 आपके गुड अटेम्प्ट्स होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 3 विच इज जनरल साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में पूछा गया, जिसका डिफिकल्टी लेवल अगेन मॉडरेट रहा। दो थिंग्स वर देयर फ्रॉम एनसीईआरटी लेवल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थी, थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, इसीलिए डिफिकल्टी लेवल हम बोलेंगे मॉडरेट, बिकॉज ओवरऑल हम सेक्शन को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन के बेसिस पर नहीं देख सकते। बात करें साइंस के क्वेश्चंस, तो गाइस साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, ज्यादा डेप्थ में नहीं थे, तो बच्चों ने आसानी से उसको कर पाया। एक्सक्यूज मी। सो गाइस, स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर हम बात करें फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो उन्होंने बताया कि साइंस जो था वो प्रोडिक्टेबल था। फिजिक्स के एक दो जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, बस वो ट्रिकी थे, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, बाकी इट वाज ऑल मैनेजेबल। गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो गाइस इतना इजी नहीं था ये सेक्शन, इसीलिए अगर आपके 14, 15, 16, 17 इतने भी नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 25, इस रेंज में भी अगर आप आ रहे हो, देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सेफ फॉर द एग्जामिनेशन। एंड नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन फॉर टुडे, सेक्शन नंबर 4 विच इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पूछी गई। तो गाइस, डिफिकल्टी लेवल इस सेक्शन का भी मॉडरेट ही रहा। करंट अफेयर्स का वेटेज जो था वो ओवरऑल हायर साइड पे था, ज्यादा करंट अफेयर्स पूछे गए थे, उसका वेटेज हाई था। ठीक है,
अब बात करें स्टूडेंट्स के फीडबैक की, तो गाइज उन्होंने बताया कि जीके में करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे गए और जो स्टैटिक पोर्शन था वो इजी था, मैनेजेबल था और इतना कुछ हाई उसका वेटेज था भी नहीं। गुड अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो गाइज कहीं ना कहीं क्योंकि थोड़ा सा प्रिडिक्टेबिलिटी इतनी नहीं थी, थोड़ा सा टफ सेक्शन था, इसीलिए अगर आप 13, 14, 15, 16, 13 से 16 के नंबर में भी आ रहे हो, इसके बाद अगर आ रहे हैं तो फिर तो बहुत ही बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर 13 से 16 की रेंज में भी आउट ऑफ 25 आपका आ रहा है तो वी कैन कंसिडर दैट एज गुड अटेम्प्ट्स। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन वाइज एनालिसिस। अब मैं आपको बता देती हूँ एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स ओवरऑल, यानी कि टोटल चारों ही सेक्शन के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस क्योंकि पेपर ओवरऑल इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा मॉडरेट टू हायर लेवल पे था, तो 66 टू 73 आउट ऑफ 100, यानी कि 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, अगर इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 100, और एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है, वो क्योंकि डिपेंड करने ही वाली है सिलेक्शन पर, तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करके चलो एंड यू कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है गाइस, तो ये था थोड़ा सा एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस। अब हम वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के इस आरआरबी ग्रुप डी के 27 नवंबर के पेपर में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जरूर से देख लेना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, एंड यस डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूंगी क्योंकि गाइस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो थोड़ा सा शफल्ड अप हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, सो प्लीज कोऑपरेट विद अस ऑन दैट। लेकिन ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं, 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज। Okay, so question number 1, which Paralympic athlete won the Arjun Award in 2025? तो guys इसका आपको करेक्ट आंसर होगा मुरलीकांत पेटकर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 गिवन था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मंगोलियन प्रेसिडेंट उखनागिन खुरिलिश शुएक, ओके, आई एम सो सॉरी, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया? तो गाइज ये जो मंगोलियन प्रेसिडेंट हैं, जब इनकी विजिट हुई इंडिया में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025, तो हाउ मेनी एमओयूज यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं वर साइंड टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज? सबसे पहली चीज जो कि आपको सवाल में ही से ही ध्यान रख लेनी है, मंगोलियन प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंस शायद ढंग से नहीं कर पाई, बट प्लीज आप देख लेना। सो मंगोलियन प्रेसिडेंट का नाम देख लो। इंडिया में ये आए थे, कब आए थे? अक्टूबर 2025 में। किस चीज के लिए उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा? कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा वो अभी हम आपको बताएंगे। किस चीज के लिए उन्होंने ये एमओयू साइन करे हैं? टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। अब कमिंग बैक टू द नंबर्स, तो गाइज उन्होंने 10 एमओयू साइन करे हैं, और ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मंगोलियन प्रेसिडेंट उखनागिन खुरेशुक to India in October 2025. No specific number of MOU was mentioned in the available sources. लेकिन क्योंकि ऑप्शन में आपको 10 गिवन था और 10 से रिलेटेड हमें चीजें पता हैं, चीजें अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो विजिट थी उनकी, उसने फोकस करा था ऑन एनहेंसिंग स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल टाइज, बट द एग्जैक्ट नंबर, ओके अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसका नाम रखा गया वन तारा? सो गाइज इट वाज डन बाय द रिलायंस फाउंडेशन, लेकिन रिलायंस फाउंडेशन आपको ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था, आपको अनंत अंबानी ऑप्शन में गिवन था। सो गाइज अनंत अंबानी इज द करेक्ट आंसर, जो जिन्होंने ये एनिमल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम रखा था वन तारा, उसको स्टैब्लिश करा था, सो अनंत अंबानी। Next day, recently, who became the first Indian woman to win a gold medal with a record throw in javelin at the Asian Games? So, guys, Annu Rani is the correct answer for this particular question. Next day, which award was recently conferred on Dr. V. Narayana, the current chairman of ISRO? ISRO, Indian Space Research Organization. Guys, full form भी देखते चला करो क्योंकि important होते हैं, ठीक है? सो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा द जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड, जो कि डॉक्टर वी नारायणा को दिया गया था, एंड डॉक्टर वी नारायणा इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो।
अगला है ग्रेगर जोहान मैंडल मेनली एक्सप्लेन्ड विच सब्जेक्ट। सो गाइस जो ग्रेगर जोहान मैंडल हैं उन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड चीजें एक्सप्लेन करी हैं। By which process does the pea plant climb or coil around other plants for support? तो गाइज ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि पी के जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो मटर के प्लांट्स होते हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म की मदद से ही जो पी प्लांट्स होते हैं वो जो आसपास के प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर अपने आप को कॉइल कर लेते हैं, उनके ऊपर अपने आप को क्लाइम कर लेते हैं फॉर सपोर्ट। सो थिग्मोट्रोपिज्म। Okay, in 2024, how many sports person received the Arjun Award? So guys, इसका correct answer हो जाएगा 32। 2024 में a total of 32 athletes ऐसे थे जिनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था for their outstanding performances across various sports disciplines including चाहे वो athletics हो, boxing हो और पैरा स्पोर्ट्स हो, उनमें ये अवार्ड दिए गए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए थे गाइस, जिसमें से एल्केन वाज द करेक्ट आंसर। एल्केन में किसी भी तरह का कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट जरूर होते हैं पर ऑक्सीजन नहीं होता। सो एल्केन इज द करेक्ट आंसर। Next is studies using NASA satellite data have shown that emissions of which pollutant are significantly affecting Himalayan snow. सबसे पहले तो मुझे NASA की full form comment करके बता दो because I really want to know if you guys know it. So guys बात करें ऐसा कौन सा pollutant है जिसके emissions जो हैं वो Himalayan snow को affect कर रहे हैं, तो guys वो होगा black carbon जिसके कारण ये हो रहा है। Okay, when zinc is added to a copper sulfate solution, what happens to the color of the copper sulfate solution? So guys, basically जो copper sulfate solution होता है, उसका जो previously color होता है, वो blue होता है। लेकिन जब इस copper sulfate solution में हम zinc को add कर देते हैं, तो उसका जो color होता है, वो blue से change होके no color यानी कि colorless हो जाता है। So basically the correct answer is blue to colorless. Next is in the reactivity series, which of the following is a middle moderately reactive element? तो इसमें चार options given थे जिसमें से आपका Fe करेक्ट आंसर होगा विच इज आयरन। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें नंबर 1 आयरन होता है, जिंक होता है, लेड जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं और कॉपर जिसको हम सीयू से डिनोट करते हैं। ये सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सो सॉरी मिडिल मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के नाम से आते हैं, जिसमें आयरन आपको ऑप्शन में गिवन था तो आयरन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मेटल्स हैं ये सारे लोकेटेड हैं इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको अरेंज करा गया है कुछ इस तरह से जिसमें टॉप मोस्ट आपको दिखते हैं जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, फिर चलते चलते नीचे आते हैं वो एलिमेंट्स जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, एंड समवेयर देयर इन द मिडल आपको ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। Okay, next question. Which tissue in plants is mainly responsible for photosynthesis? Guys, इसका सीधा सीधा और करेक्ट आंसर होगा मेसोफिल टिश्यू। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको मेसोफिल टिश्यू ऑप्शन में नहीं गिवन था, आपको कॉलन काइमा गिवन था, सो कॉलन काइमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज कॉलन काइमा इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। ठीक है, तो अगर लेकिन हम टिश्यू की बात करें जो वो मेन टिश्यू होता है प्लांट्स में जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो होता है मेसोफिल टिश्यू। स्पेसिफिकली जो पेलिसेड और स्पॉन्जी लेयर्स होती हैं लीव्स के अंदर, उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये जो टिश्यू होता है इस टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस मौजूद होती है जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी एंड फिर उसको कन्वर्ट कर देना इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जो कि लाइट एनर्जी जो कि उनको सनलाइट से मिलती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और उसी से दे produce their food and other nutrients. So colon काइमा आपको ऑप्शन में गिवन था।
दिस इज द रीजन वाई कॉलन काइमा प्रेजेंट जो आपको था वो सही है। लेकिन अगर कभी आपको ये सवाल पूछा जाता है और ऑप्शन में मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट हो तो मेसोफिल टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, which award is given to young writers in India in 22 scheduled languages? तो guys ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ज्ञानपीठ अवार्ड। जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है वो हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है इंडिया का, जो कि हर साल राइटर्स को दिया जाता है इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो कि रिकॉग्नाइज करी गई है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो हैं 22 लैंग्वेजेस, और इन्हीं लैंग्वेजेस में जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू द राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बात करें कि ये एस्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, सो इन द ईयर 1961 इट वाज एस्टैब्लिश्ड और फिर इसको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस जो कि इंडियन लिटरेचर में इंडियन राइटर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड इट इज वेरी मच ओपन टू ऑल द ऑथर्स जो कि इन लैंग्वेजेस में अपनी राइटिंग्स प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो फॉर ऑल दीज स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। Okay, next question. On 30th June 2025 in Telangana, the chemical factory incident was happened in which district? तो गाइज इसका आंसर होगा आपका संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, जो कि जहां पर जो केमिकल फैक्ट्री का एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली 30 जून 2025 को, जो कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये तेलंगाना में मौजूद है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। इस इंसिडेंट में हुआ क्या है, बेसिकली इट इन्वॉल्व्ड अ फायर और फिर आग लग के एक्सप्लोजन हो गया इस पूरी केमिकल फैक्ट्री में, जो कि फिर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज में इट रिजल्टेड। Okay, next is what is the time period of a wave having a frequency of 50 hertz? तो guys इसका time period होगा 0.02 second. Next is in India, weather forecast for 6 days or for any duration are mainly prepared by which organization? So guys, in India, it is the Indian Meteorological Department, which is IMD in short, जो कि जो excuse me, जो कि वेदर फोरकास्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड चीजों को प्रिपेयर करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और फिर पब्लिश करता है। सो वेदर फोरकास्ट फॉर 6 days और फॉर एनी ड्यूरेशन जो इंडिया में प्रिपेयर होता है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, विच इज आईएमडी इन शॉर्ट। सो बेसिकली जो आईएमडी होता है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट कि भाई क्या वेदर होने वाला है आगे आने वाले दिनों में, और इसको सपोर्ट किया जाता है बाय द भारत फोरकास्ट सिस्टम, जो कि एनहांस करता है इसकी एक्यूरेसी को, इसकी स्पीड को। जिस तरह से ये जो वेदर प्रेडिक्शंस करते हैं उसकी एक्यूरेसी और स्पीड ऑफ वेदर प्रेडिक्शंस को सपोर्ट किया जाता है टोटली बाय भारत फोरकास्ट सिस्टम। Okay, in which sport were the maximum Arjuna Award 2024 given? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कितने दिए गए थे। तो साल 2024 में गाइस 32 अर्जुन अवार्ड दिए गए थे। अब हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनमें ये अर्जुन अवार्ड दिए गए थे, तो गाइज उसमें हमारा एथलेटिक्स आता है, बॉक्सिंग आता है और पैरा स्पोर्ट्स आते हैं। और ये जो अवार्ड होता है ये इन सारे परफॉर्मर्स को दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस in sports, games, highlighting India's sporting progress and inspiring future generations. Okay, next question. The statement that maternity leave is available for a third child was made by which court? तो guys इसका करेक्ट आंसर होगा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसने इस स्टेटमेंट को बनाया था दैट द मैटरनिटी लीव इज अवेलेबल फॉर अ थर्ड चाइल्ड। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है कि मैटरनिटी लीव जो है ये अवेलेबल है थर्ड चाइल्ड के लिए, इसको बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस केस में ये हुआ था, so it happened in the case of K Uma Devi versus गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये रूल दिया था कि जो मैटरनिटी लीव है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड इट इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड फॉर द थर्ड चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि जैसे फर्स्ट चाइल्ड के लिए दिया जाता है, सेकेंड चाइल्ड के लिए दिया जाता है, इट इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड फॉर द थर्ड चाइल्ड ऑल्सो।
and overturned the earlier ruling by the Madras High Court that denied maternity leave. Okay, next question is apart from Gukesh, who else received the Major Dhyanchand Khel Ratna Award? So साल 2024 में guys जैसे कि हम सब जानते हैं डी गुकेश को for his contributions in chess उनको अवार्ड दिया गया जिसका नाम है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. सो बात करें अपार्ट फ्रॉम डी गुकेश ऐसे और कौन से रेसिपिएंट्स थे जिनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया. तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है मनु भाकर जिनको शूटिंग के लिए अवार्ड दिया गया. नेक्स्ट आता है हरमनप्रीत सिंह जिनको हॉकी के लिए अवार्ड दिया गया. एंड वी हैव प्रवीण कुमार जिनको पैरा एथलेटिक्स के लिए ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया. तो ये जो इतने भी एथलीट्स हैं गाइस दीज वर ऑनर्ड फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स. Okay, next question है which city of Maharashtra has emerged as a model for sanitary and biomedical waste management system. So basically guys the city of Karad is the correct answer. जो city of Karad है ये है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड जिसको एज अ सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा एज अ मॉडल जाना गया है क्योंकि इसने 100% सेग्रीगेशन कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ सैनिटरी और बायो मेडिकल जो वेस्ट है उसको अचीव करा है जिसने एक्चुअली में एक बेंचमार्क सेट कर दिया है एक नेशनल बेंचमार्क सेट कर दिया है फॉर इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट. तो ये जो सिटी है सिटी ऑफ करार ये आपका करेक्ट आंसर होगा. Okay, next is when naphthalene burns, it produces which color flame? तो गाइस जब नेप्थलिन को जला के देखना आप कभी जब आप नेप्थलिन को जलाते हो तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ फ्लेम विच इज येलो इन कलर. सो जब नेप्थलिन को बर्न किया जाता है इट प्रोड्यूसेस अ येलो फ्लेम. अब ये होता क्यों है अगर हम बात करें कि येलो फ्लेम क्यों होता है. सो बेसिकली गाइस इट अकर्स बिकॉज जो नेप्थलिन होता है वो एक तरह का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि उसके इनकम्प्लीट कंबस्शन को लीड करता है और जिसके कारण जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो उसमें प्रेजेंस होते हैं उन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स में जब आग लगती है तो वो एक येलो लाइट को एमिट करते हैं इसीलिए हमें येलो फ्लेम दिखाई देती है. Okay, next is when excess nutrients such as nitrogen and phosphorus are added to water containing algae, तो किस तरह का प्रोसेस जो होता है वो होता है. सो गाइस जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गए फॉस्फोरस हो गए इनको जब आप वाटर कंटेनिंग एल्गे में डालते हो तो एक प्रोसेस होता है प्राइमरीली जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन या फिर एल्गल ब्लूम. सो यूट्रोफिकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा. अब ये जो फेनोमेनन होता है इट बेसिकली लीड्स टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स और जो एल्गे मौजूद होते हैं जो कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वाटर बॉडीज का उसको डिसरप्ट कर सकते हैं इसीलिए ये यूट्रोफिकेशन होना बहुत जरूरी है. सो यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या करता है डेंस एल्गल ब्लूम्स में जो कि सनलाइट को ब्लॉक कर देता है और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है और जितने भी हार्मफुल कंडीशंस होते हैं जो कि एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर सकते हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट करता है. ओके नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री. सो गाइस इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन में गिवन था टिम विगमोर एंड फ्रेडी विल्डे. सो गाइस टिम विगमोर एंड फ्रेडी विल्डे इज द करेक्ट आंसर जिनको ये अवार्ड मिला था क्योंकि उन्होंने एक अवार्ड विनिंग स्पोर्ट्स राइटर होने के नाते ये बुक लिखी थी जिसका नाम रखा था टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री. उसमें उन्होंने सारी जितनी भी अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च थी क्रिकेट पे उसके बारे में चीजें मेंशन करी थी. Okay, next is who won the 2025 Under-19 Women's T20 World Cup? So guys, it's going to be India. Next is under Ullas scheme, which was the third Indian state to be declared fully literate. So guys, it is Tripura. त्रिपुरा जो है वो थर्ड इंडियन स्टेट है जिसको डिक्लेयर करा गया है एज फुली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम विच इज ULLAS जिसमें त्रिपुरा ने एक
बेंचमार्क सेट करा है बाय अचीविंग अ लिटरेसी रेट ऑफ 95.6% लिटरेसी रेट। और ये जो माइलस्टोन है इसको अनाउंस किया गया 23 जून 2025 को, मेकिंग इट द थर्ड स्टेट आफ्टर मिजोरम एंड गोवा। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि त्रिपुरा के अलावा ऐसी कौन सी स्टेट है जिनको फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया है टू फॉर देम टू अचीव फुल लिटरेसी, तो उसमें मिजोरम और गोवा का नाम शामिल है बिफोर त्रिपुरा। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा पूरा एनालिसिस, एग्जाम एनालिसिस 27 नवंबर का आपका जो आरआरबी ग्रुप 2 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसके बारे में। अगर आपका एग्जाम हो चुका है या अगर आपका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट्स में लगा हुआ है तो इस एनालिसिस को जरूर से देखना, बिकॉज इस एनालिसिस को देख के आपको क्लियर हो चुका है दैट आरआरबी ग्रुप डी जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है वो स्टेबल चल रहा है, एज सच कुछ इतना अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं है। आपको बस मैथ्स के बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, साइंस के लिए एनसीईआरटी के पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके अलावा रीजनिंग के जो कॉमन पैटर्न्स होते हैं, चाहे वो सीरीज हो, अपना एनालॉजी हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो, इन सब के कॉमन पैटर्न्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको करंट अफेयर्स जितने भी हैं जो कि लास्ट 6 to 8 मंथ्स के हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। अगर इतना सब कुछ आप कर लेते हो देन आपका सिलेक्शन जो होगा वो बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।